दो बहनों ने बहुत मेहनत करके पैसे बचाए और एक अपार्टमेंट खरीदा। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी खुशहाल शुरू होने वाली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर को उन्होंने इतनी मेहनत से खरीदा है वह दरअसल एक भुतहा जगह है। घर में शिफ्ट होने के कुछ ही समय बाद ऊपर से आने वाली लगातार आवाजों ने जूही को परेशान कर दिया। शोर से बचने के लिए उसने छत पर स्पंज पैड चिपकाने शुरू किए ताकि आवाज कम हो सके। लेकिन जैसे ही वह काम खत्म करने वाली थी, वही अजीब आवाज फिर गूंज उठी। जूही ने तुरंत अपना कैमकॉर्डर निकाला और आवाज रिकॉर्ड करने लगी ताकि बाद में ऊपर वाले पड़ोसी से बात कर सके। तभी अचानक बालकनी से किसी घिसने जैसी अजीब आवाज आने लगी। उसी वक्त फोन बजा। उसने कैमकॉर्डर टेबल पर रख दिया, जिसका कैमरा सीधे बालकनी की तरफ था, लेकिन फोन उठाने पर दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। तभी ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ और घर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद लाइट्स फिर से सामान्य हो गईं। अब जूही का सब्र टूट चुका था। वह ऊपर जाकर झगड़ा करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय बालकनी में एक औरत की परछाई खड़ी थी और वही अजीब घिसने की आवाज फिर से सुनाई दी। और फिर जूही अचानक गायब हो गई। 4 दिन बाद जब जूही ऑफिस नहीं पहुंची तो कंपनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसकी बहन जू यंग से संपर्क किया। जू यंग ओवरटाइम के कारण कंपनी के हॉस्टल में रह रही थी, इसलिए काफी समय से दोनों बहनों की बात नहीं हुई थी। जब जू यंग घर लौटी तो दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था, घर में शोर मत करो। अंदर जाने पर उसने देखा कि लिविंग रूम बुरी तरह बिखरा हुआ था और जूही का कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। उसने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उसे याद आया कि जूही हमेशा ऊपर से आने वाली आवाजों की शिकायत करती थी, लेकिन जू यंग को सुनने में दिक्कत थी और बिना हियरिंग एड के वह कुछ नहीं सुन पाती थी, इसलिए वह कभी जूही की परेशानी समझ नहीं पाई। उसने तो यह तक कह दिया था कि घर खरीद लिया है, अब जैसे भी हो एडजस्ट करना होगा, जिससे जूही चुप हो गई थी। अब जू यंग को शक होने लगा कि उसकी बहन का गायब होना इन आवाजों से जुड़ा हो सकता है। वह जूही के ऑफिस गई और उसके दोस्त की हून से बात की। की हून ने बताया कि जब भी वह जूही से फोन पर बात करता था, जूही पूछती थी कि क्या उसे कोई अजीब आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं सुनाई दिया। घर लौटकर जू यंग को अपनी बहन का फोन मिला, जो बंद था। यह उसके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि जूही हमेशा अपना फोन साथ रखती थी। उसने फोन चार्ज करने का सोचा। जैसे ही वह चार्जर उठाने झुकी, उसने फर्श पर एक बड़ा सड़ा हुआ दाग देखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने नीचे वाले फ्लैट 504 का रहने वाला आदमी था, जो उसे शोर कम करने की चेतावनी देने आया था। जू यंग ने समझाया कि कई दिनों से घर खाली था, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने धमकी दी कि अगर शोर बंद नहीं हुआ तो वह उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। उसके जाने के बाद जू यंग ने देखा कि गलियारे के अंत में एक लंबी बालों वाली औरत खड़ी थी। डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। फोन चार्ज होने के बाद उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। अगले दिन वह सिक्योरिटी ऑफिस गई। गार्ड ने बताया कि कुछ समय पहले जूही ने शोर की शिकायत की थी, लेकिन अब वह काफी समय से दिखाई नहीं दी। जब जू यंग ने 504 वाले आदमी की बात की तो गार्ड ने बताया कि वह खुद भी उन आवाजों से परेशान था। उसने ये भी कहा कि 604 नंबर का फ्लैट होने की वजह से लोग उस घर पर खास ध्यान देते हैं। वह कुछ और बताने ही वाला था कि तभी एक औरत भागती हुई आई और बेसमेंट से बदबू आने की शिकायत की। गार्ड ने दरवाजा खोला तो भयानक बदबू फैल गई। उसने बताया कि पिछले 10 सालों से लोग वहां कचरा फेंकते आ रहे हैं, जिससे वहां गंदगी का ढेर लग गया है। सफाई बहुत महंगी थी, इसलिए मामला वैसे ही छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद जू यंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर वापस आ गई, ताकि वह अपनी बहन को ढूंढ सके। उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। टेबल पर रखा किमची देखकर उसे जूही की याद आई, जो हर साल उसके लिए खास तौर पर किमची बनाती थी, लेकिन इस बार वह नहीं थी। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने अपना जन्मदिन पासवर्ड के रूप में डालकर फोन खोलने की कोशिश की और वह खुल गया। फोन में कई रिकॉर्डिंग्स थीं। उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई, लेकिन सिर्फ 2 सेकंड में ही एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। हियरिंग एड पहने होने के कारण वह समझ नहीं पाई कि यह आवाज ऊपर से आई थी या फोन के अंदर से। जू यंग वापस अपने कमरे में गई और रिकॉर्डिंग्स सुनना जारी रखा। उसे अपनी बहन जूही की आवाज सुनाई दी, जो लगातार शिकायतों से भरी हुई थी। इससे उसे एहसास हुआ कि उस समय जूही कितनी परेशान और टूट चुकी थी। फिर रिकॉर्डिंग में उसे एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और व्यक्ति भी वहां मौजूद हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आते थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आवाज बिल्कुल उसके पास खड़ी हो, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उसे लगा कि उसकी बहन की आवाज उसके कान के पास है। डर के मारे उसने फोन फेंक दिया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे की घंटी बजी। इस बार उसे साफ साफ जूही की आवाज बाहर से सुनाई दी, जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। शक होने पर उसका दरवाजा नहीं खोला और झांक कर देखने लगी। बाहर खड़ी शख्स की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली थीं। वह जूही नहीं थी। तभी वही घिसने वाली डरावनी आवाज फिर गूंजने लगी, साथ में तेज कान फाड़ देने वाली आवाज। यह सब इतना भयानक था कि जू यंग जमीन पर गिर गई। अगले ही पल उसकी आंख खुली। वह अचानक जाग गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जो हुआ वह सपना था या हकीकत। कुछ देर बाद की हून उससे मिलने आया। बातचीत में
जू यंग को पता चला कि वह असल में जूही का बॉयफ्रेंड था और दोनों पिछले 6 महीनों से छुपकर रिलेशन में थे। लेकिन पिछले कई दिनों से जूही से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह मदद लेने आया था। दोनों साथ में स्थानीय दफ्तर गए। वहां उन्हें भी पता चला कि कुछ महीने पहले 604 फ्लैट में रहने वाली महिला ने लगातार शोर और भूतों को देखने की शिकायत की थी। कुछ दिन बाद उसके घर से बदबू आई और पता चला कि उसने फांसी लगा ली थी। यह सुनकर जू यंग के मन में डर बैठ गया। उसे अपने ही घर में बैठकर खाने का ख्याल आया, लेकिन यह सोचकर ही सिहरन हो गई कि कभी वहां एक लटका हुआ शव रहा होगा। इसके बाद की हून उसके साथ घर वापस आ गया। दरवाजे पर फिर वही चेतावनी वाला नोट चिपका था, घर में शोर मत करो। जू यंग को यकीन हो गया कि यह नीचे रहने वाले जूंग सिम की हरकत है। की हून जूही के लिए मिसिंग पोस्टर बनाने लगा। उसी समय पुलिस का फोन आया। जू यंग ने जूंग सिम की धमकियों की शिकायत की और कहा कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे वही है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। जांच में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जूही इमारत से बाहर गई ही नहीं थी। जू यंग को यकीन हो गया कि उसकी बहन शायद इमारत के अंदर ही कहीं छुपाई गई है, शायद जूंग सिम के फ्लैट में। उसने पुलिस से बार बार जांच की गुहार लगाई, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सामने खुद जूंग सिम खड़ा था। की हून ने दरवाजा खोला और जूंग सिम ने अंदर झांक कर देखा, जैसे उसे पता हो कि जूयंग अंदर है। वह सिर्फ इतना कहकर चला गया, शांति रखो। लेकिन लौटते वक्त वह अपने घर 504 में एक छुपा हुआ चाकू निकालता है, जैसे वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका हो। उधर जू यंग लगातार अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर चिपका रही थी। तभी उसे एक बच्चा बेसमेंट की खिड़की को घूरता हुआ दिखा। वह झुककर देखने लगी। तभी एक और महिला जोंगिन पीछे से आ गई और उसे चेतावनी दी कि वह इस तरह पोस्टर लगाकर अपार्टमेंट की बदनामी न करे, क्योंकि इस साल रीडेवलपमेंट वोट होने वाला है और अगर अफवाहें फैली तो प्रोजेक्ट रुक सकता है और प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी। घर लौटकर जूयंग पोस्टर देख रही थी कि तभी अचानक दरवाजे का लॉक खुला। अंदर जो आया वह जूही थी। जू यंग दौड़कर उसे गले लगाने गई, लेकिन जूही ने उसे धक्का दे दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। जू यंग पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लिविंग रूम से आवाज आई। यह फिर से एक सपना था। वह पानी लेने किचन गई, लेकिन बालकनी पर एक परछाई देखी। तभी जूंग सिम दरवाजे पर आ गया और बार बार कोड डालने लगा। डर के बावजूद जू यंग ने चाकू उठाया और बालकनी की तरफ गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। झांक कर देखा तो जूंग सिम जा चुका था। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब जूंग सिम पूरी तरह पागल हो चुका था। आवाजों की वजह से फ्लोर दर फ्लोर घूम रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। वह भागने लगा और अंत में कांच से टकराकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। अगली सुबह पुलिस आई और जू यंग को पता चला कि मरने वाला जूंग सिम ही था। उसने पुलिस से फिर कहा कि उसके घर की तलाशी ली जाए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि वह मानसिक तनाव की वजह से गलत सोच रही है। अपार्टमेंट समिति की प्रमुख ने भी उसे चेतावनी दी कि वह अफवाहें फैलाना बंद करे, वरना उसे पछताना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि 604 अपार्टमेंट शायद शापित है। जो भी वहां रहता है वह पागल हो जाता है। बाद में जू यंग 804 फ्लैट गई और ज्योंगिन से मिली। वहां उसे पता चला कि 704 में रहने वाली महिला हमेशा ज्योंगिन पर शोर का आरोप लगाती थी। बदले में उसने एक बार बर्तन से छत पर मारकर जवाब दिया, जिससे 604 का आदमी गुस्से में आकर 704 में घुस गया और हथौड़े से उस महिला पर हमला कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है तो वह भाग गया, लेकिन वह महिला तुरंत नहीं मरी थी। अपने आखिरी समय में वह दीवारें और फर्श पीटती रही और उसके मुंह से अजीब घिसने जैसी आवाज आती रही। पड़ोसी इस पूरे मामले को सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज करते रहे। जब बाद में उस महिला की लाश मिली तो सभी निवासी डर गए कि कहीं रीडेवलपमेंट की मंजूरी रुक न जाए, इसलिए सबने मिलकर इस बात को दबा दिया और चुप्पी साध ली। इसके बाद 604 फ्लैट वाला आदमी अचानक गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि वह कहां गया। जू यंग ने जोंगिन से पूछा कि अब 704 में कौन रहता है, क्योंकि वहां से लगातार अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन जोंगिन ने चौंकते हुए बताया कि 704 तो उस महिला की मौत के बाद से खाली पड़ा है। यह सुनकर जू यंग पूरी तरह हैरान रह गई। घर लौटने पर उसे फिर से दरवाजे पर एक नोट मिला, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल गया था। पहले वह सोचती थी कि यह जूंग सिम की हरकत है, लेकिन अब उसकी मौत के बाद साफ था कि कोई और है जो ये कर रहा है। इस बार कागज खाली था, लेकिन जब उसने उसे हटाया तो दरवाजे पर खून से लिखे शब्द मिले, उसके लिए नरक में जाओ जैसी भयानक धमकी। अगले दिन जू यंग फिर से अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर पूरे कॉम्प्लेक्स में लगाने लगी। उसी समय रीडेवलपमेंट की मीटिंग चल रही थी। कमेटी की हेड ने जूंग सिम की मौत पर अफसोस जताकर सहानुभूति दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के बीच जू यंग ने देखा कि उसकी बहन का एक पोस्टर जमीन पर कुचला पड़ा है। गुस्सा और दर्द दोनों मिलकर उसके अंदर फट पड़े। वह स्टेज पर गई और माइक्रोफोन छीनकर चिल्लाई कि उसकी बहन इसी कॉम्प्लेक्स में रहस्यमयी तरीके से गायब हुई है। उसे रीडेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी बहन चाहिए। कमेटी की हेड ने उसे रोकने की कोशिश की और दोनों में तीखी बहस हो गई। बाद में लोगों ने उन्हें अलग किया, लेकिन जू यंग पीछे नहीं हटी। वह चिल्लाती रही कि उसकी बहन जरूर इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं छुपी है। इसी समय की हून आ गया और उसे वहां से दूर ले गया। उसने बताया कि उसने सीसीटीवी जांच में पाया है कि 604 वाला आदमी कभी बाहर गया ही नहीं, यानी वह अभी भी बिल्डिंग के अंदर हो सकता है।
यह सुनकर जू यंग को बेसमेंट का ख्याल आया। वहां इतनी भयानक बदबू थी कि कभी किसी ने ठीक से तलाशी नहीं ली थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट में उतर गए। वहां ढेर सारा कचरा और अंधेरा था। वे अलग अलग जगह खोजने लगे। कीहून कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी उसे एक कोने में एक परछाई दिखी। उसने डरते हुए फोन से कंफर्म किया। वह सच में 604 वाला आदमी था। जैसे ही वह पास गया, अचानक तेज और चुभने वाली आवाज आई और अगले ही पल उस आदमी का सिर लुढ़क कर उसके पैरों में आ गिरा। उधर जू यंग को कुछ नहीं मिला। जब वह कीहून के पास पहुंची तो उसे उसका व्यवहार अजीब लगा। तभी अचानक वही भयानक चीखने जैसी आवाज आई। अगले पल कीहून उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। जू यंग ने किसी तरह पत्थर उठाकर उसे मारा और वहां से भाग निकली। वह सीढ़ी की तरफ चढ़ी, लेकिन कीहून ने उसके पैर पकड़ लिए। तभी अचानक रीडेवलपमेंट कमेटी की हेड आ गई और उसने जू यंग को बचा लिया। जब जू यंग होश में आई, वह ऑफिस में थी। उसके घावों पर पट्टी बंधी थी। उसे बताया गया कि उसे बचाने वाली कमेटी की हेड थी और पुलिस बेसमेंट की जांच कर रही है। अब जू यंग का शक थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन बातचीत के दौरान उसने कहा कि उसने सिर्फ 2 बच्चों को देखा है, एक कमेटी हेड का बेटा और एक ज्योंगिन की बेटी। यह सुनकर कमेटी हेड चौंक गई और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जू यंग को शक हुआ कि उसने जो बच्ची देखी थी वह असल में थी ही नहीं। इसी बीच पुलिस ने बताया कि कीहून मर चुका है। इसके बाद जू यंग खुद बेसमेंट में गई और वहां उसे अपनी बहन का कैमकॉर्डर मिला। वीडियो में जू ही 804 फ्लैट में जाती है, जहां वाइब्रेशन मशीनें लगाकर जानबूझकर शोर पैदा किया जा रहा था। यह सब ज्योंगिन कर रही थी। वीडियो में डरावनी आवाजें भी थीं और ज्योंगिन किसी की आवाज की नकल करके बात कर रही थी, लेकिन कमरे में कोई और दिख नहीं रहा था। जूही को समझ आ गया कि असली खतरा ज्योंगिन है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्योंगिन ने उसे जमीन पर गिराकर सिर पर वार किया। जू यंग अब अपनी बहन तक पहुंच जाती है, जो मरने की हालत में थी। वह उसे बाहर ले जाने लगती है, लेकिन ज्योंगिन दरवाजे पर पहले से खड़ी थी। हाथ में हथौड़ा लिए वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ती है। जू यंग किसी तरह लोहे का दरवाजा बंद कर देती है और दूसरी तरफ भागती है। अब वह अपनी बहन को छुपाकर अकेले ज्योंगिन का सामना करती है। ज्योंगिन बताती है कि 704 वाली महिला भी उसकी वजह से मारी गई थी और सारी नफरत उसी के ऊपर डाल दी गई थी। अब वह जू यंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। भयानक आवाजें फिर से शुरू हो जाती हैं। जू यंग अपना हियरिंग एड उतार देती है ताकि सन्नाटा हो जाए, लेकिन उसी पल ज्योंगिन उसके सामने आ जाती है और उसके सिर पर वार करती है। जू यंग किसी तरह बचकर भागती है और दरवाजा बंद करने लगती है। ज्योंगिन उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन जू यंग उसे अंदर ही छोड़ देती है। अब ज्योंगिन भी उसी तरह दरवाजे पर पागलों की तरह पीटने लगती है, जैसे पहले वाले लोग करते थे, लेकिन इस बार भी कोई नहीं सुनता। आखिर में जू यंग अपनी बहन को लेकर बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों बाद 704 में नया किराएदार आ जाता है। वह जू यंग के पास उपहार लेकर आता है और वादा करता है कि वह अब कभी शोर नहीं करेगा, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।